हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आया इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये है हमारी कैट 21 की ड्रीम आई एम सीरीज़। हाँ जी, ड्रीम आई एम। हर MBA एस्पिरेंट का सपना कि वो कैट क्रैक करे एंड IIM में एडमिशन ले। एंड जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस जर्नी में हम 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में हो रहे हैं एकदम कैट 21 रेडी। ऑलरेडी हमारे हर सेक्शन पे कंटेंट आ चुका है दोस्तों, मल्टीपल टॉपिक्स आ चुके हैं एंड उसी को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है फ्रेंड्स, जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, उसमें मैंने आपको बताया था कि डेटा अलग अलग फॉर्म में दिया होता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है। बड़ा ही सिंपल सेक्शन होता है। सिर्फ जो आपको डेटा अलग अलग फॉर्म में दिया है उसको समझिए, क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। 6 अलग अलग तरीके की हमारी रिप्रेजेंटेशंस हैं। उसमें से ऑलरेडी हम पाई चार्ट कर चुके हैं, आप वीडियो नंबर 4 को रेफ़र कर सकते हैं। और हम टेबल्स को कर चुके हैं, आप वीडियो नंबर 11 को रेफ़र कर सकते हैं। आज हम इसी में DI में अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स भी आपका, चाहे वो कैट की तैयारी हो या जब कल को आप कॉर्पोरेट में ज्वाइन करेंगे, या जो ऑलरेडी हमारे फ्रेंड्स कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि नॉर्मली बार ग्राफ बड़ा ही नॉर्मल तरीका है, कॉमन तरीका है, जिसमें आपको डे टू डे लाइफ में डेटा मिलता हो। इसलिए इसको इंटरप्रेट करना, समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड समझते हैं बार ग्राफ्स को। सबसे पहले तो बार ग्राफ होता क्या है? तो देखिए, बड़ा ही सिंपल वे होता है। बार ग्राफ में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो रेक्टेंगुलर बार्स से रिप्रेजेंट होता है, और वो जो बार्स होती हैं वो किस वे में होती हैं? हाइट या लेंथ के प्रोपोर्शन। तो देखिए, इस तरीके के आपके एक्सिस रहेंगे और आपकी ऐसी बार बनी होंगी। ये एक बार हो गई, एक और बार हो गई, ऐसे ही अलग अलग साइजेस की बार आपकी बनी होंगी। इस तरीके के डेटा को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बार ग्राफ। अब ये जो बार ग्राफ है आपका, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। और अगर ये वर्टिकल हो तो इसको हम कॉलम चार्ट भी बोल सकते हैं। तो सिंपल रहेगा, आपके अलग अलग एक्सिस पर डेटा रहेंगे एंड जिसकी लेंथ होती है ना, ये प्रोपोर्शनल होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपकी एक चीज़ है 2 यूनिट्स, एक है 4। तो अगर 2 यूनिट्स की बार आप इतनी हाइट की दिखा रहे हैं, तो 4 वाली को आपको उससे डबल दिखाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होती है, वही चीज़ें कहना चाह रहा है। तो बार ग्राफ में सिंपल है, ज़्यादा कुछ थ्योरी में समझाने में नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। और बार ग्राफ भी हमारे नॉर्मली 2 अलग अलग तरीके आ सकते हैं। एक आता है सिंपल बार ग्राफ, जिसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग रिप्रेजेंटेड होती हैं, और एक आता है स्टैक्ड ग्राफ, जिसमें एक स्टैकिंग में ही चीज़ रिप्रेजेंटेड होती है। आज इन दोनों के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड इसको समझेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि इस ग्राफ को देख के आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आंसर करने हैं। एंड ये क्वेश्चन है क्या, हमें कुछ पर्टिकुलर ईयर्स दिए हैं 1996 से 2001। हमारी जो ये लाइट ग्रीन कलर है ये दिखा रहा है एक्सपोर्ट, और डार्क ग्रीन कलर दिखा रहा है इम्पोर्ट्स। ओके, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये इंटू 3 टाइम्स 0, और मतलब 1000 करोड़ में बेसिकली ये हैं। और इसने क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है कि अगर आपका एक्सपोर्ट बड़ा होगा इंपोर्ट से, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, ये एक्सपोर्ट बड़ा है इंपोर्ट से, तो उसको हम डिफाइन करते हैं ट्रेड सरप्लस के नाम से, ट्रेड सरप्लस। और अगर इंपोर्ट बड़ा है एक्सपोर्ट से, जैसे कि ईयर आपके 1997 में हुआ है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। दोनों फॉर्मूलाज भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इस डेटा को हम देखते हैं, और इस डेटा को देखते हुए क्वेश्चंस में देखते हैं हमें क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है? सबसे पहले ये कह रहा है कि फॉर द पीरियड 96 to 2001, मतलब जो आपको पूरा 6 ईयर्स का पीरियड गिवन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट्स, ओके, हमें एवरेज एक्सपोर्ट निकालना है, इज द क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट। तो सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट ही निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1996 में देखते हैं। हर ईयर का हम जो है एक तो निकालते हैं सबसे पहले डेफिसिट, फिर निकालते हैं सरप्लस, और फिर इसकी हम ले लेंगे क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो सबसे पहले डेफिसिट किस किस ईयर्स में है? तो डेफिसिट कब होगा? जब इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, जैसे कि यहाँ पे। तो आपका डेफिसिट यहाँ पर है, ठीक है, 1997 में, 99 में और 2000 में, इन 3 ईयर्स में है आपका डेफिसिट। एंड उस डेफिसिट की वैल्यू कितनी है? उस डेफिसिट की वैल्यू है यहाँ पे 10, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 30। 10 + 40 + 30, ये हो गया आपका 80। तो टोटल डेफिसिट हो गया आपका 80। अब बात कर लेते हैं सरप्लस की। सरप्लस आपका यहाँ पर है, 10 का सरप्लस यहाँ हो गया, 20 का सरप्लस यहाँ हो गया, और 10 का सरप्लस यहाँ हो गया। तो आपका टोटल सरप्लस हो गया 40।
तो जो नेट डेफिसिट है, आपको क्यूमुलेटिव डेफिसिट बताना है, तो डेफिसिट कितना है बेसिकली आपका 40 क्या 40,000 करोड़ जिसमें अपनी टर्म थी। अब ये एवरेज एक्सपोर्ट्स का कितना डेफिसिट परसेंटेज है, तो आपका एवरेज एक्सपोर्ट कितना हुआ है, तो आप एक्सपोर्ट देख लीजिए कितना हुआ है आपका एक्सपोर्ट 100 प्लस यहाँ पर आपका हुआ है 120 प्लस 130 140 180 190 के करीब है और ये 160 है। इस सब का अब हम एवरेज निकालते हैं, तो इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो आपका इसका एवरेज आ जाएगा 140। तो आपको बेसिकली यही रेशियो कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में। सॉरी 140 ना, $28.57, तो आपका 28.57 का मतलब 28.6। दिस इज आर करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है, डेफिसिट निकाल लीजिए, सरप्लस निकाल लीजिए और एवरेज से कैलकुलेट कर लीजिए। ड्यूरिंग द ईयर 1999 एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इज दिस, import is this, by what percentage is total tonnage of export less than total tonnage of imports। ठीक है, तो अब जो है हमें टनेज ऑफ एक्सपोर्ट्स निकालना है, टनेज ऑफ इंपोर्ट निकालना है और देखना है वो कितना परसेंटेज लेस है। ठीक है, तो अब इसमें जो है एवरेज कॉस्ट जो है वो 7,000 गिवन है। ओके, तो टोटल टनेज हम निकालते हैं। टोटल टनेज निकालने के लिए एक बार वहाँ पर देखते हैं क्या वैल्यूज हमें गिवन है एक्सपोर्ट्स में। 99 में आपका जो एक्सपोर्ट है वो है 140 और आपका इंपोर्ट है 180। तो 140 और आपका जो है 180 ये वैल्यूज गिवन है, इनको वहाँ नोट कर लेते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कितना लेस है, तो पहले जो है टोटल टनेज निकालते हैं। एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का टोटल टनेज कितना है, अब इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमने निकाला है 140 इंटू थाउजेंड्स इंटू करोर्स एंड एवरेज वैल्यू क्या दे रहा है, एवरेज वैल्यू ये दे रहा है 7,000 पर टन। तो 7,000 का मतलब इंटू 10⁻3। ठीक है, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, इसको इस फॉर्म में रखते हैं। एक बार टोटल टनेज हम इंपोर्ट की भी निकाल लेते हैं। तो इंपोर्ट की टोटल टनेज कितनी हो जाएगी 180 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻7 और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 6,000, तो 6 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 20 इंटू 10⁻7 और ये आ गया 30 इंटू 10⁻7। तो आपका डिफरेंस कितना हो गया, आपका डिफरेंस हो गया 10 इंटू 10⁻7। अब वो क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल टनेज ऑफ एक्सपोर्ट इज लेस देन रेट ऑफ इंपोर्ट। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, इस 10 इंटू 10⁻7, अब ये तो कॉमन ही है दोनों में, तो जो डिफरेंस आया है 10 उसको हमें किससे लेस बताना है, इंपोर्ट से कितना लेस है, इंपोर्ट हुआ कितना है 30, तो 10/30 इंटू 100%, 1/3। तो 1/3 हमारा कहाँ से आता है, 1/3 आता है हमारा 33 1/3%। बिल्कुल सिंपल। द परसेंटेज डिक्रीज ऑफ ट्रेड सरप्लस फ्रॉम 1 to 2 इज सेम एज दैट ऑफ 1998 to 2001। Import increases by 20%. What is the value of exports in 2000 in thousands of crores? ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 1998 में पहले कितना था ट्रेड सरप्लस, वो हम देख लेते हैं। 98 में हमारा ट्रेड सरप्लस है 130 माइनस 110, तो 20। ठीक है, अब 2001
160 एंड 150, तो मतलब कितना हो गया 10। ओके, अब कितना परसेंटेज ये डिक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया 20 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, सो दिस इज बेसिकली योर 50%। परसेंटेज डिक्रीज हमने कैलकुलेट कर लिया। द परसेंटेज डिक्रीज ऑफ ट्रेड सरप्लस फ्रॉम 1 to 2 इज सेम एज दैट फ्रॉम 98 से 2001। अब 1 से 2 में भी सेम हुआ है, यही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एक बार हम ट्रेड सरप्लस निकालते हैं 2002 में। 2002 में ट्रेड सरप्लस कितना है, 2002 में ट्रेड सरप्लस हमें निकालना है, वो सेम परसेंट है, राइट। तो वो कितना हो गया 50%। 50% किसका, जो उसमें पहले वाले में वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2। अब 2001 में आप वैल्यू देख सकते हैं, उसके हिसाब से हमें इसको निकालना है। 10 का आपका था, तो उस 10 पे 50% मतलब बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली वो कितना हो गया 5000 CR। ओके, अब हम निकालते हैं इंपोर्ट्स कितने हुए। इंपोर्ट्स इन 2002 इंक्रीज बाय 20%, तो ये कितने हो गए 20% इंक्रीज हुए किस पे, 2001 में हमारे कितने इंपोर्ट्स थे 150, राइट। इंटू 10 to the power 3 तो है ही हमारा, तो ये बेसिकली आ गया 180 CR। ये हमारे इंपोर्ट्स आ गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 2002 इन, अब इसे कितना होगा इंपोर्ट्स प्लस सरप्लस, तो वो कितना हो जाएगा, ऑलरेडी हमने जो है इंपोर्ट्स की वैल्यू निकाल ली, प्लस सरप्लस हमने निकाला था 5000, $185,000, तो ये ऑप्शंस में है, राइट, ऑप्शंस में है 185। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज डिसाइडेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट बाय 10%। ओके, सो एक्सपोर्ट 10% इंक्रीज पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 3 years फ्रॉम 2001 एंड डिक्रीज इंपोर्ट्स 10% डिक्रीज पर ईयर। What will be value of total trade after 3 years approximately? Okay, so पहले तो 2001 में हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है नोट डाउन कर लेते हैं। 2001 में आपका 160 एक्सपोर्ट है, 150 इंपोर्ट है। $160 एक्सपोर्ट था ना, राइट। अब ये 10% जो है बढ़ता जा रहा है हर साल, ये 10% घटता जा रहा है 3 साल के लिए। तो 3 साल के बाद वैल्यू कितनी होगी, आपका एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा 160 इंटू 1.1 टू द पावर 3, ये बेसिकली हो गया हमारा 212.96,000 CR। और हमारा इंपोर्ट्स कितने हो गए 150 इंटू 0.9 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 109.35,000 CR। अब हमें क्या बताना है टोटल ट्रेड, तो टोटल ट्रेड क्या होगा इन दोनों का सम, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है वो आएगी 322। सो दिस इज आवर अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ टोटल ट्रेड, इंपोर्ट्स प्लस एक्सपोर्ट्स। What was the approximate compounded annual growth rate of export from 1996 to 2001?
सो पहले तो देखते हैं कि 1996 से 2001 में एक्सपोर्ट्स में डिफरेंस कितना आया है। सो 96 में आपका एक्सपोर्ट्स था 100 एंड 2001 में है 160। ठीक है, इन वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। 100, एवरीथिंग इज इन 1000 CR और ये हो गया 160। सो नेट इंक्रीज कितना आया है 60,000 CR का। अभी क्या कह रहा है कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आपको बतानी है इन साल की। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कैसे निकालेंगे? अब जो 100 है, अब कंपाउंडेड ग्रोथ का क्या फॉर्मूला होता है? बेस वैल्यू, अब ये 100 था, इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 5, ये आपका जो है अप्रोक्सीमेटली हो जाना चाहिए 160। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें जो वैल्यू आएगी आर की वो आएगी 10%। तो 10% वैल्यू पे जो है आपका 60% वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंपल एग्जांपल जिसमें आपके एक ग्राफ गिवन था, उसमें साथ में दो थे, एक इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का। तो आपने देखा कैसे क्वेश्चन वाइज उसको अप्रोच करना होता है। अब हम चलते हैं एक दूसरे टाइप की ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पे जिसको हमारा बोलते हैं स्टैक्ड बार ग्राफ। इसको रखने का रीज़न ये, कई बार एग्जाम में स्टैक ग्राफ आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई पार्टिसिपेंट्स, एंड उनको समझ नहीं आता इसको कैसे अप्रोच करें। तो स्टैक्ड ग्राफ भी हमारा बिल्कुल सिंपल है, इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये जो है ओवरऑल मैचेस का रिकॉर्ड बता रहा है फुटबॉल प्लेइंग कंट्रीज का एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, यूएसए, अर्जेंटीना, 5 कंट्रीज अपने को गिवन है। अब इसको कैसे रीड करेंगे? देखिए स्टैकिंग का क्या मतलब है, ग्रीन कलर बता रहा है लाइट ग्रीन नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। तो जर्मनी ने टोटल 60 मैचेस खेले। फिर ये वाला डार्क ग्रीन बता रहा है नंबर ऑफ मैचेस वॉन, 20 मैच जीते, और ब्लू बता रहा है ड्रॉन, तो 10 उसने ड्रॉ करे। तो 60 20 10, मतलब ये एक डेटा को इस वे में गिवन है, रैदर देन 3 बार्स को ऐसे बनाने के बजाय इसने एक ही पे स्टैक कर लिया, और इससे हम जो है रिमेनिंग पूरी टेबल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही करते हैं। ठीक है, इधर हम लोग लिख लेते हैं कंट्री, इधर लिख लेते हैं टोटल मैच प्लेड, थर्ड हम लोग बना लेते हैं वॉन, एक बना लेते हैं लॉस्ट, और एक बना लेते हैं ड्रॉ। एंड जितनी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे इस सारे को हम फिल करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारी कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सबसे पहले है जर्मनी, फ्रांस, मैं सिर्फ इनिशियल्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सबके अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं, ब्राज़ील, यूएसए, अर्जेंटीना। अब आप देखिए जर्मनी ने कितने मैचेस खेले, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड 60, नंबर ऑफ मैचेस वॉन 20, अब ड्रॉ हुए हैं 10। तो देखिए हम सिंपल निकाल सकते हैं ना, 60 टोटल खेले, 20 जीते, 10 जो है ड्रॉ हुए, तो कितने लूज़ किए, 60 माइनस 20 माइनस 10, तो 30 मैचेस जो है इन्होंने लूज़ किए। अब ऐसे ही बाकी का फिल करते हैं। जैसे फ्रांस देखते हैं, टोटल मैचेस प्लेड कितने आ जाएंगे 30, जीते कितने उन्होंने 15, एंड 15 ही ड्रॉ हुए हैं 15, तो लॉस कितना हो गया 0, क्योंकि कोई मैच उसने लूज़ किया ही नहीं है। ब्राज़ील खेले कितने 45, इसके बाद 5 एंड 75, 30 जो है उसने जीते, 5 ड्रॉ हुए, तो 10 जो है वो लूज़ किए हैं। अब इसको बताते हैं यूएसए पे। यूएसए ने मैचेस प्लेड 60, वॉन 30, ड्रॉ आपका 10, सॉरी ड्रॉ हो गया 10 एंड 5 15, तो लॉस भी हो गया 15। अब चलते हैं अर्जेंटीना पे। टोटल मैचेस प्लेड 30, वॉन दे रखा है इन्होंने 10 एंड 5 15। अब बाकी दोनों में गिवन नहीं है कि वो लूज़ किए या ड्रॉ किए, तो ये टेबल हमें गिवन है, इतना टेबल हमने फिल कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे कि वो हमसे क्या पूछ रहा है एंड उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमंग द गिवन कंट्रीज विच कंट्री लॉस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस। तो बिल्कुल टेबल को ही रीड करना है।
लॉस्ट में मैक्सिमम किसने लूज किए हैं? 30, जर्मनी। बिल्कुल सिंपल है ये तो, जस्ट बाय रीडिंग द टेबल आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो जर्मनी 30 मैचेस इसने लूज करे, सो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। If the number of matches played by Germany, Brazil, USA are doubled and ratio of number of matches drawn and lost remains same, which has the highest success rate? तो हम पहले इनिशियली देखते हैं कि हाईएस्ट सक्सेस रेट किसका है। कौन कौन सी कंट्रीज हमें बोली गई थी करने को? ब्राजील, जर्मनी एंड यूएसए। सो जर्मनी का सक्सेस रेट कितना है? 1/3। ब्राज़ील का 30 आउट ऑफ 45 मैक्सिमम एंड यूएसए का 50%। तो ब्राज़ील का ओरिजिनली मैक्सिमम है। अब क्वेश्चन में ये बोल क्या रहा है? सबको डबल कर दिया एंड बाकी उसका जो मैचेस प्लेड है एंड लॉस है दैट रिमेन सेम। सो उस केस में हाईएस्ट सक्सेस रेट किसका होगा? सो हाईएस्ट सक्सेस रेट ब्राज़ील का ही होगा ना। आपने सेम चीज़ को डबल किया, आप तीनों के लिए डबल कर देंगे तो उसका कुछ क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं आएगा ना। If the matches lost by Argentina to other teams are in the ratio 3-5-4-3, okay, matches lost की ratio given है, then which of the following teams had highest success rate against Argentina? So देखिए, आपको जो है lost given है, but matches played total against each, दिस डेटा इज नॉट गिवन। तो जो आपको वो गिवन है तो आप सक्सेस रेट कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। सो इसमें बिना कंफ्यूज हुए स्ट्रेट अवे गो फॉर कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, हम नहीं बता सकते। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय जर्मनी टू दोज लॉस्ट बाय ब्राजील? जर्मनी ने कितने लूज किए, ब्राजील ने कितने लूज किए? सो जर्मनी ने कितने लूज किए हैं? 30, ब्राजील ने 10। 30 एंड उसने 10, सो 3:1। सो आप देख रहे हैं सिंपल है को टेबल सॉल्व करने से हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। हाउ मेनी मोर मैचेस वर वोन बाय 3 टीम्स विच हैड सेम सक्सेस रेट देन अदर 2 टीम्स? तो 3 जिनका सक्सेस रेट सेम है, कौन सी टीम का सक्सेस रेट सेम है? 1/3, 1/2, 2/3, 1/2, 1/2। सो इन तीनों का सेम है एंड इन दोनों का सेम है। तो मैचेस वॉन में डिफरेंस पूछ रहे हैं ना वो, तो मैचेस वॉन में कितना देखा गया है? इसमें मैचेस वॉन निकालना है टोटल, एक बार लेट उसको कंफर्म कर लेते हैं। हाउ मैनी मोर मैचेस वर वोन बाय द 3 टीम्स? तो इन तीनों ने कितने ज़्यादा मैच जीते। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है? इन तीनों ने कितने जीते हैं? 15 प्लस 30 प्लस 15 एंड बाकी ने कितने जीते हैं? एक ने 20 और एक ने 30। सो दिस इज 60, दिस इज 50, डिफरेंस इज 10। सो 10 मोर मैचेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी विच इज ऑप्शन नंबर 10। सो देखा फ्रेंड्स आपने, स्टैक ग्राफ कितना सिंपल था। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो स्टैकिंग में क्या बता रहा है। यहाँ पे बार्स जो हैं वो साइड में गिवन होने की बजाय एक के ऊपर ऐसे स्टैक करते जाएंगे, उसी तरीके से हमें इसको रीड करना होता है। ये था स्टैक बार ग्राफ। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश होता है, जिसमें हमने कि जाना बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझा। डीआई का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कई बार स्टेट क्वेश्चन आ जाता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल के टॉपिक की, जो है सिलेक्शन। फ्रेंड्स आपको हमारा आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमें बताइए। आप अपना फीडबैक हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे हमें बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं एंड हम डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें बताइए और हमें कमेंट सेक्शन या मेल आईडी पे फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक के हिसाब से हम अपनी सीरीज़ में चेंजेस करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।